अगर आप वो देखे रहेंगे कि इसको यहीं ठूसना है, इसको यहीं चेपना है, तो आप उसको वहीं चेपेंगे। तो इसी को बोलते हैं सिंथेसिस और एनालिसिस। हम इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं समझते, हम उसे नॉन लैंग्वेज की तरह से जो है रटने की कोशिश कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह A+B का टेडी बियर है, उसके देने के अतिरिक्त उसने मुझसे वादा भी किया। जैसे मान लीजिए कोनो लौंडा था, ठीक है, वो किसी लड़की से बोला आई हैव नो गर्लफ्रेंड, ठीक है, मेरे पास तो कोनो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो फिर आई कैन नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइन, मैं तो वैलेंटाइन मना ही नहीं सकता हूँ। तो फिर आप क्या बना सकते हैं? देखिए उसके पास एक कमी है जिसके कारण वो काम नहीं हो पा रहा है, तो हम यही तो कहेंगे ना विदाउट गर्लफ्रेंड, मतलब जैसी मैंने उम्मीद की थी वैसा हुआ नहीं, मतलब जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैंने वो काम किया था लेकिन हुआ नहीं। तो इस लड़की का रिलेशन इस फूल से नहीं दिख रहा। लेन देन की बात करेंगे, हमने कुछ लिया आपने कुछ दिया, ठीक है, मतलब साथ ही हाथ बढ़ाना तो चलेगा ही। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में इस टॉपिक का आपको ट्रेलर दिया था, ठीक है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, किसकी सहायता से, प्रीपोजिशन की सहायता से। वो भी प्रीपोजिशन कहाँ रखेंगे हम, किसी नाउन या फिर किसी जिरेंड से पहले, ठीक है बच्चे। कहने का मतलब है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन अथवा जिरेंड से पहले किसी उचित प्रीपोजिशन को रख करके दो वाक्यों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना। बच्चे ये टॉपिक सिर्फ हुआ है, बिल्कुल एक बकबियर टाइप का है, बट ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो सकता है आप अगर इसको इस तरह से समझते हैं तो, ठीक है। देखिए कैसे, वैसे तो ये सिंथेसिस का टॉपिक चल रहा है, हमसे इसमें सिंथेसाइज करवाया जा रहा है ना बच्चे। देखो अगर बचपन से हमने चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस किया है तो सिंथेसिस करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनालिसिस मतलब समझो, जैसे कि मान लो कि मेरा फ़ोन हो, ठीक है, हालांकि उससे भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर उस फ़ोन को मैं आपके सामने खोलता हूँ, हर एक पार्ट अलग कर देता हूँ, तो अगर फिर मैं आपसे कहूँ कि अब इसको तुम ना सही सेट कर दो, तो आप देखे रहेंगे तो उसको सही सेट करने की पूरा सही कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर वही फ़ोन मैं आपके सामने न खोलूं और जो है फिर मैं आपसे बाद में कहूँ कि अब इसे तुम सेट कर दो, तो शायद आपको फिर प्रॉब्लम होगी। आप क्या करेंगे, एक स्क्रू यहाँ से उठाएंगे, इसमें घुसाएंगे, एक पार्ट दूसरे में ठूसने की कोशिश करेंगे, जहाँ सेट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, नहीं सेट होगा किसी और जगह ट्राई करेंगे। अगर आप वो देखे रहेंगे कि इसको यहीं ठूसना है, इसको यहीं चेपना है, तो आप उसको वहीं चेपेंगे। तो इसी को बोलते हैं सिंथेसिस और एनालिसिस। जब आपके सामने एनालिसिस हुआ रहेगा तो आपको सिंथेसाइज करने में भी बड़ी आसानी होगी। तो जब बच्चे देखो, जब हम पीछे के ग्रामर को, जब अपने वोकैब को या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को, फिर वर्ड के ग्रामर को, फिर सेंटेंस के ग्रामर को जब अच्छे से हम पढ़े होते हैं, उनके एनालिसिस हमारे अंदर अच्छे से होता है ना, तो फिर हम सिंथेसिस भी बड़े आसानी से कर ले जाते हैं। लेकिन क्या है, अंग्रेजी को हम अंग्रेजी की तरह से यहाँ समझते ही नहीं, हम इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं समझते, हम उसे नॉन लैंग्वेज की तरह से जो है रटने की कोशिश कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह A+B का होल स्क्वायर, भारत की राजधानी वहाँ है, ये है वो, मतलब हम उसे पूरी तरह से रट्टा मारने पर जो है तुले पड़े हुए हैं। लेकिन बच्चे ऐसा करना ही नहीं है। इंग्लिश को है एक लैंग्वेज है और इसको लैंग्वेज की तरह पढ़ना है हमें। मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश को रटने की कोशिश करना चाहिए, आप इसको समझना चाहिए। जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे ना तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। आ जाओ वैसे टॉपिक के बारे में बात करता हूँ कि हमारे सामने दो सेंटेंसेस दिए रहेंगे या फिर दो से ज़्यादा सेंटेंस दिए रहेंगे और हमसे कहा जाएगा कि दोनों को मिलाकर के क्या बना दीजिए, एक सिंपल सेंटेंस बना दीजिए इसकी सहायता से, ठीक है। आ जाओ बच्चे, देखो तो हम करेंगे क्या, जब दो सेंटेंस हमारे पास रहेंगे तो हमें पता है कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब छोड़ना है, मतलब एक ही वाक्य में एक क्रिया रहना चाहिए, एक वाक्य में एक क्रिया रहनी चाहिए। तो हम एक वाक्य की क्रिया को किसी तरह से खत्म करेंगे। देखो बच्चे, करना क्या है, एक वाक्य की जो क्रिया है ना उसे आपको जेरेंड में बदल देना है या फिर उसे आपको नाउन में चेंज कर देना अगर वो चेंज होने वाली है। तो अब देखो यही बात हुई ना पीछे एनालिसिस की, अगर आप पीछे पढ़े रहेंगे कि रिच का नाउन जो है रिचनेस होता है, हेल्दी का नाउन हेल्थ होता है, ठीक है, इलनेस का नाउन इल का नाउन जो है इलनेस होता है, तो फिर आप इस तरह से पकड़ पाएंगे बच्चे। तो अब यहाँ पे देखो कि जैसे वर्ब से नाउन बनाया जाता है, एडजेक्टिव से नाउन बनाया जाता है, तमाम चीजें ऐसे होती हैं, फिर आपको यहाँ पर समझना। देखो अब क्या करना है, इस वर्ब को आपको चेंज कर देना है जेरेंड में। जेरेंड क्या होता है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। जेरेंड जो होता है वो है हमारा V1 प्लस ING। इसका मतलब ये हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ING को जोड़ देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, जेरेंड। जैसे मान लो यहां पे अगर 100 वर्ब आ जाती है, SAW 100 माने देखना, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे जेरेंड में, तो इसका हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म C और इसमें लगा देंगे ING। बड़ा आसान है। अगर मैं कहूँ कि गो को जेरेंड बना दो, तुम इसमें ING जोड़ के नहीं बना पाओगे, ING जोड़ दी, ये तुरंत क्या बन गया, गोइंग। तो ये हमारा हो गया गोइंग जेरेंड। बच्चे बस शर्त इसकी ये है कि ये गो प्लस ING जो गोइंग बना हुआ है, ये सी प्लस ING जो सीइंग बना हुआ है, ये किसका काम करना चाहिए, नाउन का। और वैसे भी जैसे आप इसके पहले प्रेपोजिशन रखोगे ना, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
बच्चे बात को समझना आप, ये देखो थोड़ी सी गहराई वाली बात मैं कर रहा हूं। जैसे ही इस गोइंग के पहले आप प्रीपोजिशन को पुट करोगे, वो प्रीपोजिशन जो है अपने आगे आने वाले गोइंग को क्या बना देगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो फिर ये गोइंग क्या हो जाएगा, उसमें नाउन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब एक बात क्या समझना है, मैंने क्या बोला कि दिए गए दो वाक्यों में से एक वाक्य की वर्ब को हमें उसे जेरेंड में तब्दील कर देना। जेरेंड में कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान, हमने बता ही दिया है, वर्ब में आईएनजी कर देना, या फिर इस फॉर्म को हमें नाउन में चेंज कर लेना। देखो ये काम हो सकता है। अब क्या है, अगर ये काम होना जरूरी होगा या फिर आवश्यकता अनुसार हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसा चेंज कर लेंगे, या फिर हो सकता है कि किसी वाक्य में कोई दूसरा नाउन हो जिसका यूज करके हम उससे पहले प्रीपोजिशन कर लें, प्रीपोजिशन पुट कर लें, तो फिर ये नियम तो फॉलो ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई आसान बातें। देखो इन सब बातों को करने से पहले तुम्हें सबसे पहला जो काम है वो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वाक्यों को पढ़ करके इसकी मीनिंग समझनी पड़ेगी। और जैसे ही आपको इन वाक्यों की मीनिंग समझ में आएगी तब आपको पता चल पाएगा कि मुझे इसमें प्रीपोजिशन को कौन सा यूज करना है ना। अगर इन वाक्यों की मीनिंग आपको पूरी तरह से समझ में आ जाती है तो आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना। और जैसे ही हमें प्रीपोजिशन का पता चल जाएगा तो हम उसके लिए कोई उचित जेरेंड या फिर उचित नाउन जिसकी जरूरत होगी उसको हम उसके साथ क्या करेंगे, फिट कर लेंगे, और हमारा नियम हो जाएगा नाउन या जेरेंड से पहले प्रीपोजिशन करनी। ठीक है जी, आ जाओ। अब देखो पहला काम तुम्हें कर लेना कि दोनों वाक्यों की मीनिंग खूब अच्छे ढंग से पढ़ लेना। ठीक है जी, फिर जब तुम्हें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी तो देखो कुछ गिने चुने जो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे पास प्रीपोजिशन है उसको तुम पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, अब जैसे मान लो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे पास कुछ प्रीपोजिशन है। जैसे मान लो हमारे पास पहला प्रीपोजिशन है विद, ठीक है, फॉर, बिसाइड्स, without, in spite of, after, before। बच्चे ये सब आपको भी याद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-3 बार वो है ना इस राहों से गुजरोगे ना तो फिर निगाहों में तुम भी इसे बसा लोगे। देखो आफ्टर, बिफोर हो गया, फिर बाई, ऑन भी हो सकता है, ड्यू टू, कारण वाले 3 प्रीपोजिशन होते हैं, ड्यू टू, हालांकि प्रीपोजिशन फ्रेज है, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन फ्रेज था, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, ACCOUNT, ऑन अकाउंट ऑफ। तो देखो इन सब प्रीपोजिशन का यूज आप कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूं। तो चलो ठीक है, पहले इस प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। विद का मतलब जो होता है वो से या फिर के साथ में होता है। ठीक है, अच्छा देखो मैं सबकी हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ मैं, ऐसे आप समझ जाओ, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए। जिससे विद का मतलब से या के साथ हो गया। विद का यूज आप कब करोगे, जब हम देखेंगे, देखो इसकी मीनिंग इसीलिए मैं समझने के लिए कह रहा हूँ कि जब हम देखेंगे कि एक वाक्य में किसी एक शब्द का रिश्ता जो है इस वाक्य के किसी एक नाउन के साथ है, या फिर इस वाक्य के नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता इस वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ है, तब हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम विद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर मुझे मीनिंग नहीं समझ में आएगी कि इसमें किसी शब्द का रिश्ता इसमें से किसी दूसरे शब्द के साथ है, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ है, तब फिर मैं कैसे विद लगाऊंगा, तब तो मैं आफ्टर, बिफोर लगा सकता हूं, मैं बिकॉज ऑफ लगा लूंगा, मेरा मन कहे लगाऊंगा, भाई कोई से प्रीपोजिशन लगा लूंगा। ठीक है, लेकिन नहीं, इसीलिए मैं मीनिंग समझने के लिए कह रहा हूं। जैसे देखिए आपने फॉर का यूज कब करना है, फॉर का मतलब के लिए या फिर के बदले में होता है। जब हम देखेंगे कि इसमें कोई काम किया गया है जो वह इसके लिए किया गया है या फिर इसके बदले में किया गया, मतलब एक्सचेंज, आपस में अदला बदली के लिए किया गया है, तब हम के लिए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अच्छा बिसाइड्स का मतलब हो गया अतिरिक्त, के अतिरिक्त होता है, के अतिरिक्त मतलब के अलावा, इसके अलावा। अब मान लो मैं कहूं कि इसमें भी कोई काम किया गया है, उसके अतिरिक्त एक और काम इसमें किया गया है, तो हम ऐसे कहेंगे ना कि उसने इसके अतिरिक्त ये भी कार्य किया। जैसे मान लो मैं कहूं कि उसने मुझे टेडी बियर भी दिया था और उसने प्रॉमिस भी किया, तो हम ये भी तो कहेंगे ना कि टेडी बियर देने के अतिरिक्त, जो टेडी बियर है उसके देने के अतिरिक्त उसने मुझसे वादा भी किया। बात समझ रहे हैं ना, वैलेंटाइन का माहौल है इसलिए थोड़ा रोमांटिक एग्जाम्पल मैंने दिया है। आ जाओ आगे देखो, विदाउट, विदाउट का मतलब हो के बिना। ठीक है, जब हम देखेंगे कि इस वाक्य में किसी ऐसी चीज की कमी हो रही है जिसके बिना अगला सेंटेंस में जो कार्य है वो हो नहीं सकता है, या फिर ऐसा कोई कार्य हुआ है जो, ऐसा कोई कार्य इस वाक्य में हुआ है जो इसके बिना नहीं हो सकता था। ठीक है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, विदाउट। मतलब एक वाक्य में अगर हमें कमी महसूस हो, कमी दिखाना हो, तो हम विदाउट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कोई लड़का है, उसने किसी दूसरे लड़के से कहा कि भैया
आई हैव नो गर्लफ्रेंड, ठीक है, मेरे पास तो कोनो गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर आई कैन नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइन, मैं तो वैलेंटाइन मना ही नहीं सकता हूँ, तो फिर आप क्या बना सकते हैं? देखिए उसके पास एक कमी है जिसके कारण वो काम नहीं हो पा रहा है, तो हम यही तो कहेंगे ना, विदाउट अ गर्लफ्रेंड आई कैन नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइन या ही कैन नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइन, ठीक है, भाव को समझना यार, तुम मेरे ऊपर मत जाना, ठीक है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बारे में तुम समझना। तो आ जाओ आगे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का क्या मतलब हो गया के बावजूद, ठीक है, के बावजूद, मतलब ये जो है ना इसका यूज हम तब करेंगे जब हमें वाक्य में ना कुछ ऑक्सीमोरन टाइप का बात दिखाई देगा। ऑक्सीमोरन का मतलब हो गया विरोधाभास, मतलब ये हो गया कि मतलब जैसी मैंने उम्मीद की थी वैसा हुआ नहीं, मतलब जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैंने वो काम किया था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे देख लो, जैसे मान लो मैं कहूं कि उसने भाई बड़ी मेहनत करी, वो सफल नहीं हुआ, तो फिर हम एक तो कहेंगे ना कि मेहनत करने के हिसाब से उसे जो सफल हो जाना चाहिए था, लेकिन परिणाम क्या आया, नेगेटिव आ गया, उल्टा आ गया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। तो ये हमारा मैटर ये हुआ कि हम यहाँ पे अभी बात कहेंगे कि कठिन परिश्रम के बावजूद भी वो सफल नहीं हुआ। तो अब देखो, जब तक मीनिंग नहीं समझ पाओगे बच्चे तब तक यहाँ से यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सब है आफ्टर बिफोर, सब इन्हीं का यूज इसी तरह से है। बारी बारी से देखो, एक वीडियो लेक्चर में सबके बारे में नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन हाँ मैं आपको जितना बताऊंगा उतना बिल्कुल ठोस रहेगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग समझ पाते हैं तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको डील कर लेंगे। बाकी बचे हुए को मैं बारी बारी से डील करता रहूंगा, ठीक है। या फिर जैसे क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर जितने प्रीपोजिशन की कमी हो रही है या फिर जिस प्रीपोजिशन की जरूरत हो रही है तो हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, किस वजह से यूज कर रहे हैं, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने आपको ये 4-5 बताया कि हमने इन 4-5 का प्रीपोजिशन के यूज हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। आ जाओ आपको एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो, मान लो कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि मैं बोलूं आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखा, ठीक है। शी हैड अ फ्लावर, उसके पास क्या था, एक फूल था, ठीक है। वैसे भी आजकल माहौल बड़ा खराब ही चल रहा है। तो आई सॉ अ गर्ल शी हैड अ फ्लावर, मैंने एक लड़की देखा उसके हाथ में क्या था, फूल था। देखो बच्चे, तो इस लड़की का रिलेशन इस फूल से नहीं दिख रहा, इस लड़की का जो रिलेशन, मैंने इस नाउन का रिलेशन जो है इस नाउन के साथ दिख रहा। अब तुम समझना भाई, जब नाउन का रिलेशन नाउन के साथ दिखेगा, या फिर एक क्लू या फिर एक आइडिया हो सकती है कि जब भी वाक्य में ना पॉजेसिव टाइप के वर्ब आए, जैसे कि हैज, हैव, हैड, इस टाइप के वर्ब आए तो हम अक्सर करके जो है प्रीपोजिशन विद से जोड़ देते हैं दोनों को। तो हम इसको बना सकते हैं आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, आई सॉ अ गर्ल। बच्चे इस वाक्य का जो नाउन है इसको हम इधर उठा लेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, इधर उठा लेंगे और इससे पहले रखेंगे प्रीपोजिशन विद, तो ये हो गया हमारा विद अ फ्लावर, ये हो गया हमारा नाउन। वैसे आर्टिकल लगा हुआ है तो जो आर्टिकल होते हैं वो डिटर्मिनर होते हैं, और डिटर्मिनर किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तो फिर ये क्या हमारा नाउन है। अच्छा बच्चे, नाउन से पहले हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पे, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है जी, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। तो ये नियम फॉलो हो गया और आप देख सकते हैं यहां से यहां तक सेंटेंस में पूरी एक ही क्रिया है, जिस वजह से इसको हम एक सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो आ जाओ कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरे इसमें से कोई ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं कि ही बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा, ठीक है। ही पेड 10 रुपीज फॉर इट, ठीक है। उसने एक पेन खरीदा, उसके बदले में उसने 10 रुपए दिए, ठीक है, या फिर उसने 10 रुपए पेड किए। अब एक बच्चे बात समझो, तो ही बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा, ही पेड 10 रुपीज फॉर इट, उसने 10 रुपए इसके लिए दिए। देखो, तो अब उसने कोई चीज प्राप्त किया है किसी चीज के बदले में, मतलब उसे एक पेन मिला है तो उसके बदले में उसने उसको क्या दिया, 10 रुपए। इसका एक क्लू हो सकता है, इसका एक ट्रिक हो सकता है कि जब भी हम वाक्य में जो है लेने देने की बात करेंगे, मतलब लेने देने मतलब लेन देन की बात करेंगे, हमने कुछ लिया आपने कुछ दिया, ठीक है, मतलब साथ ही हाथ बढ़ाना, तो इसके लिए आप लगाएंगे प्रीपोजिशन फॉर। अब कैसे लगाएंगे, देखिए इस वाले वाक्य को, मतलब फॉर वाले प्रीपोजिशन को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इन वाक्यों को सिंथेसाइज करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। वो दोनों तरीके कौन से, देखिए जो चीज आपने लिया है आप उसको पहले लिख लो, ठीक है। तो देखो ही बॉट अ पेन, उसको सबसे पहले क्या मिला होगा, ही बॉट अ पेन, फिर आप लगा लो फॉर प्रीपोजिशन, क्योंकि हम आगे अब देने वाले हैं, इसको नाउन दे देंगे या फिर क्या दे देंगे, जेरेंट। तो आपने फॉर प्रीपोजिशन लगा लिया, अब आप उसको जो दिए हैं वो लिख लेना है आपको, जो आप दिए होंगे वो पक्का नाउन होगा। यहां पे देखिए 10 रुपीज, 10 रुपीज
तो आपने उसको क्या दिया था 10 रुपीस। हमने जो लिया उसको लिख लिया, हमने प्रपोजिशन लगा दिया फॉर, और बाद में हमने उसको दे दिया नाउन 10 रुपीस। तो ये हमारा हो गया नाउन, और इसके पहले हमने यूज कर लिया क्या, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये हो गया हमारा, हो गया प्रीपोजिशन। अच्छा, इसको हम दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारा, हम जो दिए हैं उस वाले वाक्य को पहले लिख लेते हैं। तो हमने पेड किया है तो हम लिखेंगे ही पेड, उसने ही पेड करा है, तो ही पेड 10 रुपीज फॉर। प्रीपोजिशन तक पहुंच गए तो वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि इट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इट जो है प्रोनाउन है, वो किसी नाउन के बदले आया। अभी तक हमारे सेंटेंस में उस नाउन का जिक्र ही नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इट को नहीं लिखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, वेट कर लेते हैं इट का, इट के बदले में हम पहले नाउन लिखेंगे। पहले हम इस प्रीपोजिशन को क्या देते हैं, कोई ना कोई नाउन या फिर जेरेंड दे देते हैं। ठीक है, तो आ जाओ इस वाक्य में आओ। देखो, तो हम यहाँ पे जो बॉट लिखा है ना, इसको तब्दील कर लेंगे जेरेंड में। अब तुम ही बताओ इसको जेरेंड कैसे बनेगा। अरे बॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बाई, और बाई में लगा देंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा बाइंग, और बचा हुआ भाग क्या था, अ पेन, ये इट की जगह रिप्लेस हो गया। तो देखो, ये जो फॉर है ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया जी, और ये बाइंग ये हो गया हमारा ये जेरेंड हो गया। तो जेरेंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हमने ये सेंटेंस को बना दिया। तो देखो बच्चे, जब वाक्य में तुम्हें इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे कि उसने घर बेच दिया, उसको 10 लाख रुपए मिल गए, ठीक है, या फिर मैंने एक पेन खरीदा, मैंने एक पेंसिल खरीदा, मैंने कार खरीदी, इतना रुपए मैंने खर्च किए, यहाँ पे पेड की जगह स्पेंट भी आ सकता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे खरीदने बेचने वाले, तो आप उसको फॉर से डिस्कस कर लेना। दो तरीका मैंने बताया, वहाँ से कर लेना। ठीक है, आ जाओ। ये फिर पहला हमने बताया था कि मैंने एक लड़की देखा, उसके पास एक छड़ी थी। फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने एक आदमी से मिला और उसके पास एक छाता था। ठीक है, ये मेरी किताब है जिसका कवर क्या है, प्रिंटेड है, कलरफुल है। तो अगर ऐसा कुछ आएगा वाक्य में जिसमें आपको पॉजिटिव पोजीशन दिखाई देगा कि मतलब उसके पास वो चीज़ है, उस चीज़ से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है, तो फिर आप उसको किससे जोड़ देंगे, विद से जोड़ देंगे। ठीक है, आ जाओ एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो इस टाइप के 2 एग्जाम्पल हो गए। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी मैंने ये बोला था ना, ठीक है, अगर मालूम मैं कहूं कि ही हैज नो फ्रेंड, ठीक है, ही कैन नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइन। ठीक है, ही हैज नो फ्रेंड, ही कैन नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइन। तो देखो, इस वाक्य को पढ़ करके तुम मीनिंग निकालो। इस वाक्य में जो इसका अर्थ है कि उसके पास किसी चीज की कमी है, अब वो ये काम नहीं कर सकता, तो हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे विदाउट का। ठीक है, तो हम इसको बना सकते हैं विदाउट फ्रेंड, विदाउट अ फ्रेंड, विदाउट एनी फ्रेंड, कॉमा, ही कैन नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइन। या फिर आप इस वाक्य को पहले लिख लीजिए, विदाउट बाद में ले जाकर के इस फ्रेंड को वहां जोड़ दीजिए। ठीक है, ही कैन नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइन विदाउट अ फ्रेंड। फ्रेंड हमारा क्योंकि जो है वो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले हम डिटर्मिनर का यूज करते हैं, इसलिए हमने वहां पे वाक्य में जो है डिटर्मिनर का यूज कर लिया। ठीक है, तो ही कैन नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइन विदाउट अ फ्रेंड। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि उसके पास छाता है, उसके पास छाता नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकता है। रवि के पास जो है ड्रेस नहीं, वो स्कूल नहीं जाएगा। मतलब किसी भी कंडीशन में सेंटेंस आ सकते हैं, तो आप उसको इस तरीके से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। इन स्पाइट ऑफ का हो जाएगा, अगर मालूम मैं कहूँ कि रवि जो है वो मेहनत किया, रवि वर्कड हार्ड, रवि वर्कड हार्ड। ठीक है, ही फेल्ड, वो क्या हो गया जी, फेल्ड हो गया, वो फेल हो गया। तो हम तो यही तो कहेंगे, अगर इसको पढ़ने के बाद मुझे मीनिंग समझ में आ जाती है कि रवि वर्कड हार्ड, रवि जो है कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम तो ये कह सकते हैं ना, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, तो के बावजूद अगर आप प्रीपोजिशन यहां पे लगाएंगे तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ, और इन स्पाइट ऑफ के बाद हम जनरली मोस्टली जो है जेरेंड का यूज करते हैं, नाउन का भी यूज होता है बच्चे, लेकिन यहाँ पे हम इस वर्क को चेंज कर लेंगे वर्किंग में। ठीक है, वर्किंग हार्ड, या फिर अगर आपको मालूम होगा तो इस हार्ड वर्क को जब लिखेंगे तो फिर ये नाउन हो जाएगा, हार्ड वर्क। तो इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ऐसा भी आप लिख सकते हैं, तो फिर वो नाउन हो जाएगा। या फिर हम इसे जेरेंड से तब्दील कर देते हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, फुल स्टॉप कॉमा, ही फेल्ड। ही नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे रवि है, तो नाउन हम लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे फेल्ड।
ठीक है जी। तो देखो बच्चे, अभी तक मैं आपको ये समझाना चाहता था कि इस टॉपिक को डिस्कस कैसे करेंगे। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस वाले टॉपिक को हम ऐसे डील करेंगे कि पहले दिए गए 2 या 3 वाक्य को हम पढ़ करके उसकी मीनिंग समझेंगे, और जैसे ही हमें दिखाई देगा कि इसमें किसी शब्द का दूसरे शब्द से रिलेशन है, इसमें दोनों शब्दों में जो है, दोनों वाक्यों में आपस में विरोधाभास है, ऑक्सीमोरोन का कुछ मैटर है, ठीक है, आपस में लगता है कि कोई चीज़ मिस हो रही है जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई काम हुआ है तो अगर वो चीज़ नहीं होती तो वो नहीं हो पाता, तो विदाउट का यूज़ कर लेंगे। विसाइड का मतलब क्या हो गया, जब दोनों वाक्यों में जो है 2 कार्य किए गए होंगे, मतलब पहले वाले में भी कोई काम किया गया, इसके अतिरिक्त कोई और काम किया गया है, तो बच्चे हम बिसाइड्स का यूज कर रहेंगे। ठीक है, देखो तो देखो फाइनली आपको ये समझ जाना है कि ये चीजें आपको करते करते धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाएंगी और आप जो है आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताइए, बिल्कुल आपके लिए मैं हाजिर हूँ। मिलता हूँ मैं अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस।